हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आपकी क्लास 9 साइंस का 7वां चैप्टर जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये पढ़ेंगे। जीवों में विविधता, विविधता का मतलब है विभिन्न प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब ये इतने जीव कैसे उत्पन्न हुए? तो इसमें वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, है ना। जैसे एक आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, जीव जनन सिद्धांत, जीव से जीव की उत्पत्ति हुई है। लेकिन फिर उसमें आता है कि भाई जब जीव से जीव की उत्पत्ति हुई है तो प्रथम जीव कहाँ से आया, है ना। फिर किसी ने कहा कि भाई बिग बैंग थ्योरी दी। एक वैज्ञानिक ने क्या दी? बिग बैंग। बिग बैंग का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मांड के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, ठीक है ना। और उस विस्फोट की वजह से विभिन्न प्रकार की गैसें बनी, जलवाष्प बने, अमोनिया बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। उनसे क्या हुआ? एक जैसे हमारे वो होते हैं ना, अमीनो अम्ल होते हैं शरीर के अंदर, है ना। तो जैविक द्रव्य बना, उस जैविक द्रव्य से और जीव की उत्पत्ति हुई। फिर किसी ने कहा कि भाई उस समय पृथ्वी का वातावरण ऐसा था कि जीव सस्टेन ही नहीं कर सकता था, जीव जो है वो जीवित ही नहीं रह सकता था, है ना। फिर किसी ने कहा कि भाई यहाँ इस पृथ्वी पर जीव सूक्ष्म बीजों के रूप में, है ना, कहाँ से आया? अंतरिक्ष से आया। तो इस प्रकार से हम मोटे रूप में ये समझें कि सबसे पहले एक बहुत ही सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हुई। अब आज देखो आप, इस पृथ्वी के ऊपर कितनी जैव विविधता है ना। अरबों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतनी जो विभिन्न सूक्ष्म जीव से लेके और बड़े जीव तक, सूक्ष्म जीव छोटे जो कीट होते हैं उनसे लेके और जो व्हेल मछली होती है कितनी विशालकाय होती है ना। तो है ना विविधता। तो इतनी सारी जो विविधता है ना, इसमें अब जीव जो है, जीव के अंदर प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है ना। अब प्लांट्स जो हमको दिखते हैं उन्हीं को हम प्लांट्स मानते हैं, जीव जो हमको दिखते हैं उन्हीं को हम जीव मानते हैं। लेकिन बहुत सारे सूक्ष्म प्लांट्स भी होते हैं, है ना, जो हमारी सामान्य आंखों से हमको दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे ही सूक्ष्म जीव भी होते हैं, सूक्ष्म एनिमल्स भी होते हैं, है ना, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिनके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये जो जीवों के अंदर विविधता है, अब इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इसको विविधता का अध्ययन करने के लिए, है ना, हमको क्या करना होता है। देखो, जैसे आपने कभी देखा होगा, आप किसी भी बड़े मॉल में जाओ, शॉप में जाओ, वहाँ एक प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो एक स्थान पर रखी रहती हैं, है ना। जैसे ये परचूने की दुकान पर जाओ आप, तो साबुन एक जगह रहते हैं, है ना, और दूसरे प्रकार की टूथब्रश, टूथपेस्ट जो है वो एक जगह रखी रहती है, अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री एक जगह रखी रहती है। तो सब एक क्या है? एक ग्रुप होता है उनका, है ना। तो वर्गीकरण पढ़ेंगे हम इसमें। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन, बांटना उनको। तो उनका अध्ययन करने के लिए, जीवों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि ये लाखों अरबों खरबों जो प्रजातियां हैं, ठीक है ना, इनको हम अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते, है ना। अलग अलग एक एक जीव का अध्ययन करोगे तो कैसे होगा? और वो क्या होगा? सिस्टेमेटिक भी नहीं होगा और उसको एक तरह से अध्ययन करना भी संभव नहीं होगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि भाई जो समान जिनके गुणधर्म हैं, लक्षण, एक आता है इसमें, एक शब्द आता है लक्षण। लक्षण का इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, कि समान लक्षणों वाले जीवों को एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है ना। जैसे उदाहरण देखो, मैं बताता हूं आपको कि आप कभी टाइगर को देखो आप, है ना, और बिल्ली को देखो, तो दोनों की जो आकृति है वो लगभग एक जैसी है कि नहीं है ना। जैसी बिल्ली की शेप होती है वैसी ही टाइगर की शेप होती है। तो टाइगर जो है वो बिल्ली की प्रजाति का है ना। प्रजाति को हम इंग्लिश में स्पीसीज बोलते हैं,
है ना। तो इस तरह से इनका क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, जिससे कि इनका अध्ययन क्या हो जाए, सुगम हो जाए। तो हमें क्लासिफिकेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी, जिससे कि इनका अध्ययन सुचारू रूप से और सुगम्य हो जाए, इससे हर कोई आसानी से उसे समझ सके। ठीक है, तो अब इसमें देखो बेटा, ये हम शुरुआत की जो 2-3 क्या नाम है पेज हैं, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेंगे बोरिंग है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहो, है ना, क्योंकि इसके बाद फिर जो जैसे अभी हम पढ़ेंगे ये वर्गीकरण का आधार क्या है ना, और फिर इसमें यह है वर्गीकरण और जैव विकास, फिर वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना। कुछ हिंदी के शब्द ऐसे लगेंगे जो आपको क्लिष्ट लगेंगे, मैं उनके साथ साथ आपको इंग्लिश भी बोलता जाऊंगा। फिर उसके बाद फिर यहाँ से एक्चुअल जो है ना वर्गीकरण यहाँ से शुरू हो जाता है, मोनेरा, है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, यहाँ से फिर आपको आनंद आने लग जाएगा, प्लांटी, है ना, और एनिमेलिया। ठीक है, फिर उसके बाद प्लांटी जो हैं इनका अलग अलग किस किस प्रकार के प्लांट्स होते हैं, है ना, फिर उसके बाद एनिमेलिया में किस किस प्रकार के एनिमल्स होते हैं। तो ये सारे फिर आपको आनंद आने लग जाएगा इसमें। तो शुरू के जो 2-3 क्या नाम पेज हैं, ये आपको ऐसे लग सकते हैं, बोरिंग जैसे लग सकते हैं, है ना, लेकिन आपको बने रहना है। ठीक है ना, तो कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ को पहुंचने के लिए, है ना, जैसे आपको धरती में से पानी निकालना है तो पहले चट्टानों को चीरना पड़ता कि नहीं पड़ता है, तो वैसे ही, है ना, कोई भी चीज़ हमको यूं ही सहज नहीं मिल जाती है। ठीक है, मैं पढ़ना शुरू करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं, है ना, बताया था ना मैंने आपको, है ना, अरबों की संख्या में जीव हैं। ठीक है ना, सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न हैं, है ना। तो देखो, कोई भी 2 जीव सेम प्रजाति के हैं तो वो एक जैसे लगेंगे, लेकिन जैसे ही प्रजाति अलग हुई वो भिन्न हो जाते हैं। आप स्वयं को और अपने मित्र को ही लीजिए, क्या दोनों की लंबाई एक समान है? नो, नहीं है ना, आपकी लंबाई अलग होगी, आपके फ्रेंड की अलग हुई, चाहे भले ही सेंटीमीटर्स में ही अंतर हो, लेकिन होगा जरूर। क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र की जैसी नाक जैसी दिखती है? बिल्कुल नहीं दिखेगी, है ना, एग्जैक्ट सेम नहीं दिखेगी, थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होगा। क्या आपकी और आपके मित्र की हथेली का आकार समान है? नो, जो पाम का साइज है वो भी एक जैसा नहीं होगा। यदि हम अपने और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो ऐसा लगेगा, अरे यार, बंदर की अपेक्षा तो मैं मेरे मित्र से ज़्यादा समान हूँ, जबकि बंदर क्या है, हमसे दोनों से ही अलग है। तो हम क्या देखेंगे, निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हम में और हमारे मित्रों के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानताएं हैं। परंतु जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं तो हमको क्या लगेगा कि बंदर हमसे ज़्यादा समान, गाय की तुलना में बंदर में और हम में क्या है, ज़्यादा समानताएं हैं। तब हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हम में अधिक समानताएं हैं। ठीक है, क्रियाकलाप एक्टिविटी है ये। हमने देसी और जर्सी गाय के बारे में सुना है। देसी गाय तो बेटा वो सिंपल जो होती है, जैसे गांव में मिलती है आपको। जर्सी गाय ये वैसी दुधारू गाय होती है, थोड़ा आकार उसका बड़ा होता है ना, और मतलब हष्ट पुष्ट होती है, उससे 1.5 गुनी होती है साइज़ में, ऐसे मान लो आप ये, और बहुत ज़्यादा दूध देती है ये। ठीक है ना, काले काले से और सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे होते हैं इसके, है ना। अपनी जो नॉर्मल गाय होती हैं या तो पूरी सफ़ेद होगी या पूरी काली होगी, है ना, जबकि ये जर्सी गाय जो होती हैं ये काले काले सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, है ना, और बहुत सारा दूध देती हैं ये। तो क्या एक देसी गाय जर्सी गाय जैसी दिखती है ना, एक जैसी, यानी गाय तो दिखती है लेकिन एग्जैक्ट वो सेम नहीं दिखती है। क्या सभी देसी गाय एक जैसी दिखती हैं? हाँ, देसी गाय वो एक जैसी दिखेंगी। क्या हम देसी गायों के झुंड में जर्सी गाय को पहचान सकते हैं? यस, पहचान सकते हैं, क्योंकि उसकी आकृति, और आकृति का मतलब उसका जो डील डॉल होता है वो उससे क्या होता है, अलग होता है। पहचानने का हमारा आधार क्या होगा, है ना, क्योंकि उसकी जो साइज है ना, अपेक्षाकृत देसी गायों की अपेक्षा क्या होगी, बड़ी होगी। उसका रंग जो है वो क्या है, उससे अलग है। तो ये हमारा आधार है उसको पहचानने का। अब हम लोगों को तय करना है कि कौन कौन से विशिष्ट लक्षण वांछित समूह के जीवों के लिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, विशिष्ट लक्षण स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वांछित समूह डिजायर्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
इसके बाद हम यह भी तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है, किन लक्षणों को अपन क्या कर सकते हैं, यानी कौन से लक्षण तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको कि हमें देखना ही पड़ेगा। जैसे गाय है तो जर्सी गाय हो चाहे देसी गाय हो, 4 पैर होंगे तो होंगे ही उसके, समझ गए ना। तो वो क्या हो गया बताओ, एक गाय के 4 पैर होना वो एक क्या हो गया, विशिष्ट लक्षण हो गया उसका, समझे ना बात। तो कौन से लक्षण जो अधिक महत्वपूर्ण है और किन लक्षणों को क्या कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं। अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूहों के बारे में सोचें हम, है ना। इसमें बताया था बेटा 1 ट्रिलियन, है ना, नंबर ऑफ जो जीव हैं, है ना, उनकी संख्या कितनी है, 1 ट्रिलियन, TRILLION। ट्रिलियन का मतलब होता है देखो 1 मिलियन। 1 मिलियन किसको बोलते हैं, 1000 गुणा 1000 को बोलते हैं, है ना। और 1 बिलियन क्या होता है, यानी 1000 को क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं। और 1 बिलियन में क्या होता है, 1000 into 1000 into 1000, 1000 into 1000 into 1000। तो ये तो देखो कितना हुआ, 1 मिलियन तो कितना, 10 लाख को बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख को बोलते हैं, है ना। और ये कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 1 खरब को बोलेंगे। और 1 ट्रिलियन कितना हो गया, वापस से फिर 1000 से गुणा करो इसको, है ना। ये 1 मिलियन हुआ, फिर ये इसको 1000 से कर दोगे तो 1 ट्रिलियन हो गया, 1 बिलियन हो गया, और वापस 1000 से कर दोगे तो ये क्या हो गया, 1 ट्रिलियन हो गया। तो अब इसको देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 10 खरब, समझ रहे हो ना आप लोग। इतनी प्रजातियां जीवों की इस पृथ्वी पे लगभग, है ना, इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं। सोचो आप, 10 खरब, 1 ट्रिलियन, ठीक है। तो अब हम पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूहों के बारे में सोचते हैं। हम एक और जहां सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले जीव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को आप अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हो, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी की माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी आपको, जिसका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर में 10 की घात 6 का भाग दे दो, 1 मीटर में किसका भाग दे दो, 10 की घात 6 को, यानी 1 मीटर के 10 की घात 6 का मतलब क्या हो गया, 1 के आगे 6 जीरो, है ना। इकाई, दहाई, 10 लाख बताया था ना, 1 मीटर के 10 लाख टुकड़े कर दो आप तो वो 1 माइक्रोमीटर हो गया। तो बहुत छोटा हो गया कि नहीं हो गया। वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे, 30 मीटर सोचो आप, है ना यानी 10 मंजिल, एक मंजिल जो है ना वो 3 मीटर जो होती है ना, मतलब 1 मंजिल होती है, ऐसे मान लो आप 1 मंजिल का मकान होता है ना, इतनी ऊंचाई, है ना। 30 मीटर का मतलब कितना हो गया, 10 हुए ना, 10 मंजिल ऊंची जो बिल्डिंग होती है इतनी बड़ी होती है, व्हेल सोच लो आप, है ना। तो यानी एक कुछ माइक्रोमीटर बैक्टीरिया से लेके 30 मीटर लंबे नीले व्हेल, या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़, ये रेडवुड ट्री होते हैं 100 मीटर लंबे। तो कहने का मतलब ये है कि कितने सूक्ष्म से लेकर कितने विशालकाय, है ना, जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब दूसरा कह रहे हैं कि भाई इनका लाइफ स्पान अलग अलग होता है। कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो बस कुछ घंटों में ही खत्म हो जाते हैं, उनकी जो जीवन काल है वो बहुत कुछ घंटों का ही होता है। जैसे तुमने कभी देखा होगा ना, बरसात जैसे ही पड़ती है तो जो रोड लाइट होती है उसके ऊपर कीड़े आ जाते हैं, वो तितलियां सी लगती हैं, है ना, पंख वाले, और वो निकलते हैं ज़मीन में से और बस 2-4 मुश्किल से घंटे 2 घंटे उस बत्ती के ऊपर मंडराते हैं, और फिर उनकी क्या हो जाती है, नीचे पंख गिर जाती हैं, उनकी पंख अलग हो जाती हैं और वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छरों का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है ना। तो कितनी विविधता है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, है ना। जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों, है ना, रंगहीन जीवधारी यानी ऐसे जीव भी मिलेंगे जो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि नहीं ये है भी या नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। जैसे कई बार मछलियां भी देखी होंगी आपने, ट्रांसपेरेंट मछलियां होती हैं, तो वैसे ही बहुत सारे जीव रंगहीन भी होते हैं, कलरलेस, है ना, और पारदर्शी। अच्छा हाँ, रंगहीन का मतलब कलरलेस,
और पारदर्शी कीट है ना, ट्रांसपेरेंट जो इंसेक्ट्स हैं वो, और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी पाई जाती हैं। हमारे चारों ओर की इस असीमित विभिन्नता, लिमिटलेस जो ये वेरिएशंस हैं कि इसको विकसित होने में लाखों वर्षों का समय लगा, है ना। अब तुम सोचो बेटा, जो सबसे पहला जो जीव उत्पन्न हुआ था पृथ्वी पे, और आज इतनी सारी जैव विविधता पाई जाती है, हाथी, घोड़े, मनुष्य, तरह तरह के जीव जंतु, है ना। तो इनको बनने में ऐसे ही नहीं बने ये, है ना, लाखों वर्षों का समय लगा है। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा हिस्सा है। कैसे है देखो, कि एक तो क्या है कि हमारी खुद की आयु बहुत छोटी होती है ना, क्योंकि लाखों वर्षों की तुलना में हम कितने जीते हैं, मुश्किल से 70-80 वर्ष जीते हैं, ठीक है ना। 90 जी जाता है, कोई 100 जी जाता है मुश्किल से, है ना। और दूसरा क्या है, कुछ जीवों की आयु जो होती है वो वैसे ही बहुत कम होती है, तो उस दौरान उनको अगर अध्ययन नहीं किया गया तो वो वैसे ही खत्म हो गए वो, इसलिए उनके बारे में हम एक एक कर विचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप्स में बांटना पड़ेगा। तो इसकी जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करते हैं, सिमिलरिटीज का हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन करेंगे, जिससे हम उनको विभिन्न वर्गों में रख सकेंगे, ग्रुप्स में रख सकेंगे उनको, और फिर विभिन्न वर्गों, ग्रुप्स और समूहों का अध्ययन करेंगे। जीवन के इन विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने की क्रम में, यानी समूह जो बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कौन से विशिष्ट लक्षण हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं जिनको कि हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना, जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं, जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जीवधारियों में, है ना। जैसे मनुष्य है ना, मनुष्य और जो जानवर है, हालांकि मनुष्य भी एक जानवर है, तो मनुष्य जो प्रजाति है उसको आप ऐसे समझो जो गाय प्रजाति है उससे अलग करने का एक अंतर होगा कि नहीं होगा। तो जैसे क्या है, जैसे मनुष्य 2 पैरों पर चलता है, जबकि गाय जो है वो किस पे चलती है, 4 पैरों पर। तो ये कैसा अंतर हो गया, एक मौलिक अंतर हो गया, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कौन कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूहों का निर्धारण निर्भर करेगा। तो जीवधारियों का, है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो मुख्य विस्तृत समूह में निर्धारण जो करेंगे हम, जो बड़े वाले जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसका, वो किस पर निर्भर करेगा, जो मौलिक अंतर हैं, जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं उन पर निर्भर करेगा। इन समूहों में से छोटे समूहों का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर करें। अब उनसे किसी एक ग्रुप के अंदर फिर उसमें बांटना है हमको, जैसे गाय, अब गाय में देसी गाय, जर्सी गाय, नील गाय, अब ना गाय भी कई तरह की होती ना, है ना। तो उन सब गायों का अलग अलग जो विभाजन हुआ तो वो क्या हो गया, एक ग्रुप के अंदर छोटे ग्रुप हो गए फिर वो, है ना। तो इन समूहों में से छोटे समूहों का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाएगा। अब जैसे ऐसे समझो कि गाय के 4 पैर होना, तो कैसा हो गया, एक फंडामेंटल डिफरेंस हो गया वो, है ना, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक हो गई वो। लेकिन गाय का रंग होना, जैसे गाय काली होती है और गाय भूरी होती है ना। ऐसे देसी उसका जर्सी गाय का बताया था, उसमें काले टिपकले होते हैं, है ना। तो ये छोटे कम महत्वपूर्ण लक्षण हैं ये। अब हम पढ़ते हैं कि वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसका आधार क्या लें हम। जीवों के समूह के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से किया जाता रहा है। एक यूनान के विचारक हुए हैं जिनका नाम क्या था, अरिस्टोटल जिनको बोलते हैं, एरिस्टोटल ने जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, उन्होंने किसके आधार पर किया कि स्थल पे रहता है जीव, या जल में रहता है, या वायु में रहता है ना, यानी थल, जल और नभ, इसके आधार पर किया उन्होंने। यह जीवन को देखने की बहुत सरल तरीका तो था, लेकिन ये भ्रामक था, है ना, भ्रम पैदा करने वाला था। अब आगे बताया क्यों भ्रम पैदा करने वाला था। उदाहरण के लिए कि समुद्र में रहने वाले जीवों को ही लो आप, है ना, जिसमें प्रवाल भी आते हैं, कोरल जिनको बोलते हैं, है ना, व्हेल भी आती है, ऑक्टोपस भी आता है, स्टारफिश भी आती है, शार्क भी, ये सब किस में रहते हैं, जल में रहते हैं। लेकिन इन सब के जो लक्षण हैं वो क्या हैं, बहुत अलग हैं, है ना। तो इनको सेम ग्रुप में हम नहीं रख सकते हैं, यही इनका कहने का अर्थ है।
तो ये कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी क्या हैं, ये अलग हैं। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है, हैबिटेट। इंग्लिश में आवास को क्या बोलते हैं, हैबिटेट, कि भाई सिर्फ ये जलीय आवास में रहते हैं। सिर्फ एक समानता ये है, बाकी इनमें क्या है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना ठीक नहीं है। तो ये तो बहुत प्राचीन वो है, वर्गीकरण का सिद्धांत है, क्योंकि उस समय मनुष्य का जो विवेक था वो इतना ही विकसित था, लेकिन उस जमाने में इतना सोच लेना भी बहुत बड़ी बात थी। इसलिए हमें अब यह निर्णय करना है कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर वृहद वर्ग का निर्माण किया जाए, मेजर ग्रुप का निर्माण किया जाए। उसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर, जो अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके आधार पर किसी वर्ग को किस में बांटेंगे, सब ग्रुप्स में बांटेंगे, उप समूहों में बांट सकते हैं हम। नए लक्षणों के आधार पर समूहों के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है, यानी समूह के अंदर फिर वापस बांट दिया, फिर वापस बांट दिया, इस तरह से, ठीक है ना। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना होगा कि लक्षण ये है क्या। ये जो बार बार हम लक्षण की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत आसान तरीके से समझाया कि लक्षण का क्या मतलब है। जैसे मनुष्य की 5 उंगली होती हैं, है ना, एक हाथ में कितनी उंगली होती हैं, 5 उंगली होती हैं, है ना। तो ये क्या है, उसका एक लक्षण है। मनुष्य चलता है, जबकि जो वृक्ष होते हैं वो स्थिर रहते हैं, तो ये क्या है, दोनों के लक्षण है, ठीक है ना। तो उसकी अपीयरेंस कैसी है या वो कैसा कार्य करता है, तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, लक्षण कहलाती हैं। तो यही इसमें बताया गया है। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा। जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रख सकते हैं, हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। वास्तव में यही उनका लक्षण और व्यवहार होता है, या यह कहें कि यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है, फॉर्म एंड फंक्शन, है ना। क्या फॉर्म है उसकी और क्या उसका कार्य है ना। तो यही क्या बताते हैं, लक्षण बताते हैं। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप हो सकता है या विशिष्ट कार्य हो सकता है। उदाहरण के लिए हम में से ज़्यादातर लोगों के एक हाथ में 5 उंगलियां, कई के 6 भी होती हैं लेकिन बहुत कम होते हैं वो, है ना। तो हम में से ज़्यादातर लोगों के एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, जो एक लक्षण है। उसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के न दौड़ने की क्षमता भी क्या है, एक लक्षण है ना। न दौड़ने की क्षमता भी क्या है, एक लक्षण है। अब हम देखेंगे कि कुछ लक्षणों को कैसे अन्य की तुलना में ज़्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कुछ लक्षण जो हैं वो ज़्यादा मौलिक हैं, फंडामेंटल्स हैं, तो उनको तो हमें सबसे बेस उसमें लेना पड़ेगा, मूल रूप में लेना पड़ेगा, आधार रूप में लेना पड़ेगा। हम विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में प्रयोग लाए गए पत्थर, जैसे नीचे क्या होते हैं, नींव के पत्थर होते हैं, है ना। अभी आपने कभी नोट किया हो तो जो नींव होती है मकान की, वो नीचे बहुत चौड़ी होती है ना। कभी अगर देखा हो आपने, नहीं देखा तो देखना कभी। जो नींव होती है वो क्या होती है, बहुत चौड़ी होती है ना। फिर जैसे ही वो धरती के लेवल पे आता है, तो फिर उसकी दीवार की चौड़ाई क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि नीचे नींव तो बहुत पतली हो और ऊपर मकान की दीवारें क्या हो, बहुत मोटी हो। ऐसा नहीं होता ना, है ना। तो मूल जो है ना वो नीचे वाला हो गया, समझे ना बात। तो दीवार में प्रयोग में लाए गए पत्थर विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन निचले स्तर के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित होगा। क्योंकि अगर नीचे वाले पर्याप्त सामर्थ्य के नहीं हुए, है ना, पर्याप्त स्ट्रेंथ के नहीं हुए, तो उन पे ऊपर वाले नहीं टिक पाएंगे। यानी नीचे वाला जो आधार के पत्थर हैं, उनसे ऊपर वाले पत्थर छोटे हो सकते हैं लेकिन बड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये कहना चाह रहे हैं ये, है ना। तो जो नीचे वाले जो मूल लक्षण हैं वो सभी में पाए जाएंगे, है ना। वो क्या होगा, एक सभी के अंदर बेस है, वो कॉमन है, ठीक है ना। यहां पर सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर
जीवों के उन लक्षणों के समान हैं, ये जीवों के उन लक्षणों के समान हैं जो जीवों के बृहत्तम वर्ग को निर्धारण करते हैं, जो उसका मेजर ग्रुप है उसको निर्धारित करते हैं। ये लक्षण जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक लक्षण से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। यानी जो बेस वाले लक्षण हैं ये अन्य जो उसकी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे क्या होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षणों पर तो निर्भर रहते हैं तथा बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर करते हैं तथा बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करते हैं। इसका मतलब जैसे ये बेस, ये हमारा फाउंडेशन हो गया और ये बीच की लेयर हो गई और ये ऊपर की लेयर हो गई, है ना। इसका मतलब ये जो बीच वाली है ये इस पर निर्भर करेगी और इसको प्रभावित करेगी, है ना। यही कहना चाह रहे हैं ये, है ना। देखो, लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर रहते हैं तथा बाद के स्तर के प्रकार को भी निर्धारित करते हैं। ठीक इसी तरह हम जीवों के वर्गीकरण के लिए, जीवों के क्लासिफिकेशन के लिए भी परस्पर संबंधी लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लेते हैं। तो अब एक नया शब्द आ गया, पदानुक्रम। हायरार्की बोलते हैं इसको, हायरार्की, है ना, HIEARCHY। देख लेना स्पेलिंग कुछ हो सकती है। तो हायरार्की। आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके, है ना, देखो कोशिका जो होती है वो मूल होती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई सा भी जीव हो, है ना। तो कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ कर सकते हैं हम। तो कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों को दृष्टिगत रखते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं। आइए हम ऐसे लक्षणों पर गौर करें। एक यूकैरियोटिक कोशिका, है ना, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक, है ना। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है वो तो क्या होती है, जिसमें केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस, वो वेल डिफाइंड नहीं होता, ठीक है ना। उसकी जो कोशिका वो जो झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली, वो उपस्थित नहीं होती उसमें, और उसका जो क्षेत्र होता है वो भी वेल डिफाइंड नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक भी वेल डिफाइंड होता है और जो दूसरे कोशिका अंग होते हैं, कोशिकांग या कोशिका अंगक जिनको बोलते हैं, वो भी होते हैं, उसके अंदर उपस्थित होते हैं, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं जिनको, कोशिकांग। तो ये कहा गया, देखो इसमें एक यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोशिकीय क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्वक होती रहती है, एफिशिएंटली वो होती रहती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग, है ना, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और केंद्रक नहीं होते हैं, ठीक है ना, जिनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं, उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भिन्न होती हैं। किन की अपेक्षा? जिनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक होते हैं, ठीक है ना। इसका असर कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है ना। और जिन कोशिकाओं में केंद्रक होता है ना, तो फिर वो कोशिकाएं क्या हो सकती हैं, डिवाइड हो सकती हैं, वो सेल्स, है ना। और डिवाइड होने के बाद फिर क्या होगा, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म बनने की चांसेस उसके होते हैं। बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता उसमें होती है, क्योंकि वे किसी खास कार्यों के लिए क्या हो सकते हैं, विशिष्टीकृत हो सकते हैं, है ना। किसी विशेष कार्य के लिए क्या हो सकते हैं, वो स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं। इसलिए केंद्रक जो है ना, अब इसमें ये बताया गया कि क्या क्या चीज क्लासिफिकेशन का आधार बन सकती हैं। तो एक केंद्रक हो गया कि नहीं हो गया, केंद्रक और जो दूसरे झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं वो एक वर्गीकरण का आधार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसलिए केंद्रक जो है वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण हो सकता है, ठीक है। अब ये कहा, इन्होंने ये कह रहे हैं, प्रश्न उठता है कि क्या कोशिकाएं अकेली पाई जाती हैं या फिर एक साथ समूह में पाई जाती हैं। इस पर भी वर्गीकरण आधारित हो सकता है कि भाई सिंगल कोशिका है या ज़्यादा कोशिकाएं हैं, है ना, या अविभाज्य समूह में मिलती हैं। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं उनमें श्रम विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना। जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या है, बहुकोशिक प्राणी है। तो मनुष्य के अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते कि नहीं करते हैं। हमारा हार्ट अलग कार्य कर रहा है, किडनी अलग कर रही है ना, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड वो अलग कार्य कर रहा है,
मस्कुलर सिस्टम अलग कार्य कर रहा है, तंत्र जो है वो अलग कार्य कर रहा है, तो श्रम विभाजन है कि नहीं है? यस, है ना। तो शारीरिक संरचना में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती हैं, है ना, क्योंकि अलग अलग है ना, क्योंकि अलग अलग कार्य कर रही हैं वो, है ना, तो इसीलिए कोशिकाएं सबकी क्या हैं? अलग अलग। बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए क्या हो जाते हैं? ये विशिष्टीकृत हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं ये। यही वजह है कि जीवों की शारीरिक संरचना में इतनी विभिन्नताएं होती हैं, है ना। क्यों होती है बताओ जीवों की शारीरिक संरचना? मनुष्य की संरचना अलग है, गाय की संरचना अलग है, अन्य जीवों की संरचनाएं अलग हैं, क्योंकि जो विभिन्न अंग हैं वो अलग अलग विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी आकृति क्या हो गई? भिन्न हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि एक अमीबा और एक कृमि की शारीरिक बनावट में कितना अंतर है। कृमि यानी वर्म जो होता है ना, और अमीबा तो आपको पता ही है सिंगल एक कोशिकीय जीव होता है ये। अब हम आते हैं, इस पर भी निर्भर कर सकता है कि भाई भोजन कैसे बना रहा है, भोजन खुद बना रहा है या दूसरे पे आश्रित है। जैसे पौधे हैं, पौधे क्या करते हैं? खुद भोजन बनाते हैं, है ना। और मनुष्य जो है वो, मनुष्य है या अन्य जो जीव हैं, है ना, वो क्या करते हैं? भोजन के लिए दूसरों पे आश्रित रहते हैं, है ना। तो अब पौधे को खुद को भोजन बनाना है, तो इसलिए देखो कितना बड़ा होता है वो, है ना, कितनी चौड़ी चौड़ी डालियां होती हैं, उन पर पत्तियां लगी रहती हैं, क्योंकि उसको एक ही जगह पे भोजन, खड़े रह के भोजन बनाना है ना, तो इसलिए उसको अपना आकार क्या करना पड़ता है? विशाल करना पड़ रहा है ना। अब जो मनुष्य जैसे जीव हैं, इनको खुद तो भोजन बनाने की जरूरत है नहीं, है ना, तो इनको भगवान ने क्या दे दिया? इनको मस्कुलर सिस्टम दे दिया, मसल्स दे दी, है ना, हाथ पैर दे दिए, भाई तुम घूमो फिरो और अपने भोजन की तलाश करो। समझे ना बात? ठीक है। तो भोजन पे भी निर्भर है ये। तो क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में आवश्यक भिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना। जो जीव पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है? तो अलग होगा कि नहीं होगा उनमें। उसी तरह जंतुओं में किस तरह शरीर विकसित होता है और शरीर में विभिन्न अंग बनते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं? तो ये क्या हो सकते हैं? ये सारी चीजें जैसे हमने देखा, केंद्रक वर्गीकरण का आधार हो सकता है। फिर कि भाई कोशिका अकेली है या ग्रुप्स में है, ग्रुप्स में है तो उनमें डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा। फिर भोजन खुद बना रहा है या दूसरे पे आश्रित है ना। तो इन सब के आधार पे क्या कर सकते हैं हम? जो मूलभूत लक्षण हैं और कम महत्वपूर्ण लक्षण हैं उनका निर्धारण कर सकते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से, है ना, इन प्रश्नों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम विकसित होता है, एक हायरार्की डेवलप होती है। वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं में से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, क्योंकि उसको तो खुद बनाना है अपना भोजन, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। तो इसलिए उसका जो लोकोमोशन के जो अंग हैं ना, गमन के जो अंग हैं, वो क्या है? उसके ज़्यादा विकसित हैं। जबकि पौधे को क्या बनाना है? खुद को भोजन बनाना है, तो उसके भोजन बनाने वाले अंग जो है वो ज़्यादा विकसित है, उसको गमन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए पौधों में मस्कुलर सिस्टम नहीं होता, मसल्स नहीं पाई जाती हैं। जबकि जो ये मानव जैसे जीव हैं, है ना, पशु पक्षी जो हैं, इनमें मसल्स पाई जाती है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना है? गमन करना है, जाना है उनको। तो यही लक्षण वर्गीकरण के दौरान उप समूह और फिर बाद में बड़े समूहों में विभाजन का आधार बनते हैं। अब अपन आते हैं वर्गीकरण और जैव विकास, क्लासिफिकेशन और जैव विकास, इवोल्यूशन। सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। इसमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो यह शरीर में बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को क्या करती है? प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है।
इससे यह पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास से कितना नज़दीकी संबंध है। जैव विकास क्या है? हम कितने भी जीवों को देखते हैं, हम जितने भी जीवों को देखते हैं वे सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम हैं जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक थे, है ना। तो देखो, जैसे जैसे बेहतर जीवन जीने की उत्कंठा उनमें जागृत हुई, वैसे वैसे उनके अंदर विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास होता चला गया, है ना। अब जैसे ऐसे सोचो आप कि शुरू में मानव क्या था? नोमैड था, जंगलों में रहता था, तो उसको मस्तिष्क कैसा था? उसका अविकसित था, है ना, बहुत कम विकसित था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य के किसका विकास होता चला गया? मस्तिष्क का विकास होता चला गया, और उसकी शारीरिक शक्ति कैसी होती चली गई? कम होती चली गई, है ना। तो पहले क्या था? शारीरिक रूप से लोग कैसे बलशाली हुआ करते थे, है ना, लेकिन बुद्धि में ठोट होते थे। ठोट होने का मतलब क्या है? उतनी बुद्धि उनकी विकसित नहीं होती थी। आज मनुष्य की क्या है? बुद्धि विकसित है ना, और शारीरिक क्षमता क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, क्योंकि मशीनों से काम करने लग गया कि नहीं करने लग गया मानव, है ना। तो ये सब क्या है? ये एक विकास की एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है ना। अब ऐसा कहा जाता है कि पता है धीरे धीरे क्या होगा मनुष्य के अंदर, कि माथा चौड़ा होता चला जाएगा। जो ये माथा मस्तिष्क होता है ना हमारा, जो माथा होता है इसको बोलते हैं फोरहेड जो होता है, इसका आकार बड़ा होता चला जाएगा, है ना। तुम कभी भी देखना, जैसे बंदर है, बंदर का जो माथा होगा ना, बंदर का माथा और उसकी जो खोपड़ी होती है बहुत छोटी होती है ना। उसकी खोपड़ी क्या होती है? बहुत छोटी होती है ना। और जैसे जैसे मनुष्य क्या होता है आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसकी खोपड़ी का आकार क्या होता जाएगा? बड़ा, और बाद में बलून जैसी हो जाएगी उसकी खोपड़ी। ठीक है ना। कहाँ पे थे हम लोग? जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले किसने? चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कुछ में तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया और कुछ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। कुछ तो जैसे आज से 1000 वर्ष पहले थे वैसे ही आज हैं, और कुछ में क्या हो गया? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव कह सकते हैं, प्रीमिटिव। आदिम का मतलब प्रीमिटिव, पुराने जमाने का। जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत अथवा उच्च जीव। लेकिन ये शब्द उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इनसे उनकी विभिन्नताओं का ठीक से पता नहीं चलता। इसके बजाय हम उनके लिए पुराने जीव और नए जीव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स भी हम इसको कह सकते हैं। अब आते हैं अपन वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना, हायरार्कियल कंस्ट्रक्शन उनका, है ना। इसके बाद फिर देखो ये शुरू हो जाएगा आपका इंटरेस्टिंग पार्ट, है ना, ये मोनेरा, प्रोटिस्टा। ठीक है ना। तो आपने देखो थोड़ा सा हिम्मत करी मेरे साथ, तो अपन यहां तक पहुंच गए। अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट व्हिटेकर और कार्ल वोश नामक जैव वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। तो किसमें किया उन्होंने? किंगडम में, है ना। सभी सजीवों को किसमें बांटा उन्होंने? पहले किंगडम में बांटा, है ना। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत हैं, और व्हिटेकर ने इन सारे सजीवों को कितने वर्गों में बांट दिया? 5 जगत में बांट दिया उसने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, है ना। देखो फंजाई की स्पेलिंग क्या होती है? FUNGI, फंजाई, है ना, फुंगी नहीं होता ये, ठीक है। प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 जगत बना दिए उन्होंने वर्गीकरण के लिए, है ना, इनका अध्ययन करने के लिए, ग्रुप में बांटने के लिए। ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत, सेलुलर स्ट्रक्चर, कोशिकीय संरचना मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर, पोषण के स्रोत और तरीके,
है ना, सोर्स एंड मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन तथा शारीरिक संगठन, है ना, फिजिकल उसका कंस्ट्रक्शन के आधार पर बनाए गए हैं, है ना। ये जो 5 जगत हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये इनके वर्गीकरण का आधार क्या है कि सेलुलर स्ट्रक्चर कैसी है, जो न्यूट्रिशन का सोर्स है और उसका जो मेथड है वो क्या है, और शारीरिक संगठन का आधार, है ना, बेस ऑफ फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन उसका। वोस ने अपने वर्गीकरण में, है ना, वोस जो दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया, मोनेरा को क्या कहा उन्होंने, आर्की बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया में बांट दिया। मोनेरा को वापस से 2 में बांट दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया, जो प्रयोग में लाया जाता है। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उपसमूह में वर्गीकृत किया गया। फिर वापस से जो जीव हैं, ऑर्गेनाइज्म हैं, इनको सब ग्रुप्स में बांट दिया गया। और वो जैसे जगत, किंगडम, तो फाइलम, जंतु के लिए फाइलम और पादप के लिए डिवीजन। फिर वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस, जाति, स्पीसीज। ठीक है, तो वर्ग हो गया, जगत, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम में, वर्गीकरण की इस हायरार्की में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूहों में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं। और वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, स्पीसीज, प्रजाति, यस, है ना। हम कहाँ तक पहुंचते हैं, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो बेस यूनिट है ना, वो क्या है, जाति है उसकी। जाति का मतलब स्पीसीज, वैसे मत समझ लेना जाति ब्राह्मण, बनिया और उस तरह से, ऐसे मत समझ लेना बेटा, है ना, जाट, राजपूत, इस तरह से नहीं, है ना। ये क्या है, जाति का अर्थ क्या है यहाँ पे, प्रजाति है, स्पीसीज है ना, SPECIES, स्पीसीज। अतः किन जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे, एक जाति बोल दो या एक प्रजाति बोल दो, है ना। तो एक ही जाति के जीवों में या एक ही प्रजाति के जीवों में बाह्य रूप से काफी समानता होती है। बाह्य रूप से क्या होती है, काफी समानता होती है। लेकिन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन डिफाइन करेगा, ये करेगा, तथा वे जनन कर सकते हैं, यस। तो प्रजाति अलग होने का सबसे बड़ा सबूत क्या है, ये है देखो कि अलग प्रजाति का क्या कहेंगे, अगर वो दोनों मिलके संतान उत्पन्न नहीं कर सकते तो वो अलग प्रजाति के हो गए। समझे कि नहीं समझे बात, ठीक है ना। जैसे ऐसे समझो आप कि बकरी और भेड़, है ना, तो बकरी और भेड़, वैसे तो कहते हैं भेड़ बकरी, है ना, तो एक तरह से सामान्य बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बकरी और भेड़ को एक सामान्य बोलते हैं अपन, है ना, एक जैसी चीज मानते हैं। लेकिन ये अलग अलग प्रजाति है, क्योंकि एक बकरी और एक भेड़ से संतान उत्पन्न नहीं हो सकती है। भेड़ से भेड़ की संतान उत्पन्न होगी और बकरी से बकरी की ही संतान उत्पन्न होगी। आई ना बात समझ में, यानी भेड़ और बकरी आपस में मेल फीमेल बन के संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। ये स्पीसीज को डिफाइन करने का एक आधार मिल जाता है हमको, है ना। तो एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफी समानता होती है तथा वे जनन कर सकते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन। जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। वीटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नप्रत हैं। तो बांटा था ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, है ना, देखो ये मोनेरा हो गया, ये प्रोटिस्टा, फिर ये फंजाई, फंजाई के बाद में प्लांटी, प्लांटी के बाद में एनिमिलिया। तो देखो इनको तो छोटा छोटा लिया है इसमें, मोनेरा को थोड़ा सा समझाया है, प्रोटिस्टा को थोड़ा समझाया, फंजाई को थोड़ा समझाया, फिर प्लांटी और एनिमिलिया को डिटेल में समझाया, फिर वापस से इनको वर्गीकृत किया गया। तो प्लांटी और एनिमिलिया, है ना। फिर देखो ये प्लांटी के अंदर ये आ गए, प्लांटी के अंदर फिर देखो प्लांटी यानी प्लांट्स, ठीक है। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का मतलब ऐसे मत समझ लेना थैलो फाट गया, है ना, थैला फट गया थैलोफाइटा ये एक ग्रुप है उसका। तो थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा, ठीक है, ये प्लांट्स के पौधों के वो हैं, ये स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं। टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर इसके बाद में एंजियोस्पर्म। ये सब क्या है बताओ, प्लांट्स के प्रकार हैं,
ठीक है, एंजियोस्पर्म। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम एनिमेलिया, एनिमल्स पे आ जाते हैं। तो प्लांटी खत्म हो गया इसमें, फिर एनिमल्स। एनिमल्स में क्या है देखो, पोरीफेरा, पोरीफेरा है ना, पोरस होते हैं ये, है ना, छिद्रयुक्त होते हैं। फिर सीलेंट्रेटा है ना, क्या है इसके बाद, सीलेंट्रेटा, ये एनिमल्स की प्रजाति है। फिर इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीस, क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीस, ये एनिमल्स की प्रजाति है। निमेटोडा, ये भी एनिमल्स की प्रजाति है। फिर एनिलिडा, ये भी एनिमल्स की प्रजाति है। और आर्थ्रोपोडा है ना, मक्खी मच्छर, ये आर्थ्रोपोडा हो गया। फिर मोलस्का, ये भी एनिमल्स की प्रजाति है। इकाइनोडर्मेटा, ये भी एनिमल्स की प्रजाति है, इकाइनोडर्मेटा। और प्रोटोकॉर्डेटा, ये एनिमल्स की प्रजाति है। फिर अपन वर्टिब्रेटा पे आते हैं। किस पे आते हैं, वर्टिब्रेटा, जिनको कशेरुकी बोलते हैं, मेरुदंड होता है, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो वाले। फिर इसके अंदर कशेरुकी में फिर वापस से बांटा इसको साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा और मछलियाँ, पाइसीज जिसको बोलते हैं, ये हो गया। और फिर इसके बाद जल स्थलचर, एम्फीबिया, जो जल में भी रह सके, और स्थल, ये सब एनिमल्स बांटा गया है इसको। और सरीसृप, रेप्टाइल्स जिनको बोलते हैं, जो रेंग के चलते हैं, रेप्टाइल, सरीसृप हो गया। फिर पक्षी हो गया, एवीज, पक्षियों क्या बोलते हैं, एवीज बोलते हैं। और स्तनपाई, मैमल्स बोलते हैं। तो एनिमल्स का इतने प्रकार हो गए। तो इनमें आपको सबको इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। और लास्ट में सब में क्या है, इसमें नाम पद्धति, नोमेनक्लेचर, है ना। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।